एक दो शायद क्लास की और बात होगी। फिर कल हमने ये सोचा था, कल लोगों की डिमांड भी थी कुछ ये इस क्लास के अलावा पॉलिटिकल साइंस की, ठीक है, किसी दिन ऑफलाइन में जिस दिन आप ज़्यादा स्ट्रेंथ में रहोगे उस दिन हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैप है आप लोग देख नहीं पाते, एक दो क्लास लेंगे, उसमें आपकी ज्योग्राफी भी कवर होगी, पॉलिटी भी कवर होगी और कल्चर एंड आर्ट्स भी कवर होगा। कई चीज़ें हैं, 10 इस तरह के टॉपिक हैं, वो हम लेंगे ऑफलाइन में और वो बायोटेक्नोलॉजी में। उसमें जितने मैप हैं ना, जैसे पॉलिटिकल मैप होते हैं अलग होता है ना, इस कल्चरल वो सब चीज़ें वो किसी दिन आपको बता देंगे। हम चाहते हैं कि खाली पॉलिटिकल साइंस तक आप सीमित ना रहें, बाकी भी आपकी जीएस की तैयारी है। कल जैसे आपके साथी जो पूछ रहे थे मेंस की तैयारी भी करना है, तो मैंने आपकी जो भी बात होती है शाम को मेरी डायरी में डिस्कशन होता है। मैंने कहा उनसे कि सर कुछ बच्चे यही कह रहे थे कि पॉलिटिकल साइंस के साथ साथ मतलब वो मेंस की भी हम तैयारी करें। तो पहले तो उन्होंने ये कहा कि बच्चों से कहो, साइंस वालों की प्रॉब्लम रहती है, स्पेशली कितने साइंस के यहाँ पे जो मैक्सिमम है, साइंस वालों का थोड़ा सा एक पॉजिटिव चीज़ बताऊंगा, एक नेगेटिव बताऊंगा। पॉजिटिव ये है कि सोशल साइंस वालों से साइंस वाले बच्चे ज़्यादा मेहनत करते हैं और उसमें कंटिन्यूएशन है। एक तो ये है, इमेजिनेशन है, जैसे मैथ की हम बात करें, उन्होंने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी हुई है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी हुई है, मैट्रिसेस पढ़ी हुई है, कैलकुलस, इंटीग्रल और डिफरेंशियल दोनों पढ़ी हुई है, तो इमेजिनेशन है। सेकेंड थिंग, जैसे मैथ का स्टूडेंट हो, फिजिक्स केमिस्ट्री किसी का हो, साइंस का बच्चा ज़्यादा देर बैठ सकता है पढ़ने के लिए कंपेयरिंग टू आर्ट्स। आर्ट्स में क्या होता है, अगर आप कॉन्टिन्यूसली स्टडी करते हो तो कभी कभी नींद आती है, कुछ बात थोड़ा सा वैसा सब्जेक्ट है, ये फैक्ट है नहीं है ये है। तो उन्होंने एक बात कही थी कि सबसे ज़्यादा साइंस को जो प्रॉब्लम आएगी वो मेंस में नहीं आएगी, और मैं भी एश्योर करूंगा मेंस में प्रॉब्लम नहीं आएगी, प्रॉब्लम आएगी आपको प्रीलिमिनरी टेस्ट। आई डोंट नो अप टू व्हाट एक्सटेंट यू आर एग्री विद मी, लेकिन ये है सच जो मैंने बताया करूँगी। तो आप प्रीलिम की थोड़ा सा तैयारी बहुत स्ट्रॉन्ग करिएगा, मेंस में इसलिए नहीं आएगी क्योंकि आपका जो सिलेबस होता है बहुत वास्ट नहीं होता है, डिपेंड करता है। अगर आप आर्ट्स के सब्जेक्ट लेते हैं उसमें भी हम बताएंगे आपको कि आर्ट्स में कौन सा सब्जेक्ट चूज करना है। उस वक्त क्या होगा, आपको सेलेक्टेड मटेरियल आपको पढ़ना पड़ेगा, एग्जॉस्टिव स्टडी नहीं। हम लोगों ने क्या हवा बना दिया है कि बहुत बड़ा बहुत सिलेबस है आईएएस का, ये नहीं होता। क्या है कि सेलेक्टेड चीजें होती हैं, जैसे कभी कभी पॉलिटिक्स की मैं बात करूं, आप ही बताइए दूसरी पॉलिटिकल पार्टी का अगर झंडा लगा हुआ है, वहां पे आप मेहनत करते हो कि हमें वोट दीजिए कोई नेता, तो वहां पे उसे मेहनत उसे ज्यादा करने से अच्छा ये है कि जहां जिस पार्टी के सपोर्टर है उन पे भी मेहनत करो। अगर उन पे मेहनत नहीं की, पता चला तुम उस गांव में विजिट नहीं किया, तुम्हारी जगह उन्होंने दूसरी पार्टी को वोट दिया, तो आपके जो आपके साथ जुड़े हुए लोग हैं वो तो चले गए दूसरी पार्टी के लिए, और उनके लिए तुमने मेहनत करी 10 वोटों के लिए जो तुम्हें वोट देंगे नहीं। ये लॉजिकल एग्जाम्पल मैंने दिया। तो हमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है वो बहुत मायने रखता है। तो मुझे लगा कि अगर हम ये कवर करेंगे, पॉलिटिकल मैप है या इसमें जैसे जियोग्राफी में आपने पढ़ा होगा कि किस क्षेत्र में कौन सी फसलें पैदा होती हैं, वो सब चीज़ें पढ़ेंगे तो आपका बहुत पोर्शन कवर हो जाएगा। उसके साथ साथ एक ही चीज़, एक ही जैसे कि कोई पर्टिकुलर स्टेट लिया, हमें यही एग्जाम्पल दूंगा, देन आई विल स्टार्ट माई जर्नी टू पॉलिटिकल साइंस। आपने कोई भी स्टेट ले लिया, 28 स्टेट में से आपने क्या किया, उसका आपने पॉलिटिकल मैप ले लिया और उसमें क्या देखा कि एट प्रेजेंट, क्योंकि जो आप करंट से शुरू करिए, अभी कौन कौन सी पार्टी वहां पे है, किसकी सत्ता है, कौन कौन सी अपोजिशन में, 3 पार्टियां टॉप 10 को ले लिया, कौन कौन मुख्यमंत्री वो सब ले लिया, उसकी थोड़ी बैकग्राउंड हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पता चल जाएगी। वहां का कल्चर क्या है, उसी स्टेट का कल्चर क्या है वो आपको हिस्ट्री से भी कवर हो जाएगा, और कल्चर आर्ट एंड कल्चर का एक पेपर अगर बुक आती है वो भी उसमें कवर है, वो सब हो जाएगा। और उसके साथ साथ क्रॉप्स है, कौन कौन सी क्रॉप्स पैदा होती है जियोग्राफी कवर कर देगी, वहाँ कौन कौन सी मिनरल्स पैदा होती है, समझ रहे हैं आप, क्या क्या धातुएं पैदा होती हैं, बाकी ये सब कौन कौन सी खाने, जैसे हम इसलिए मैं कह रहा हूँ झारखंड का अलग एरिया है, कोणार्क का सूर्य मंदिर अलग है, कर्नाटक में सोने की खाने हैं, हर एरिया का आपको पता जब चल जाएगा तब उस दिन आपको लगेगा 60% कॉन्फिडेंस ही आएगा कि अब मैं पीटी तैयार करूंगा। तो जो मुझे लगता है कि 2-3 क्लासेज अगर हर स्टेट की हमने 2-2, 3-3 स्टेट कवर कर लिए तो उस दिन आपको लगेगा कि यस अब मुझे उम्मीद है कि पीटी क्लियर कर लूंगा।
अच्छा पीटी में क्या 40% तो आप ऐसे ही कर दोगे, तो 40% जब कर देते वो 40% नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट 40% थोड़ा सा जैसे ना बिलो पावर्टी लाइन और वो उस तरह के होते हैं। और आखिर के जो क्वेश्चन है उसमें आपको मेहनत करना है। वो जो हम जो पढ़ा रहे हैं पॉलिटिकल साइंस एक्चुअली वो उसी तरह की है, उसी लेवल की पढ़ा रहे हैं, क्योंकि बहुत डीप स्टडी है वो, है ना, जैसे आपने देखा तब। तो उसकी तो आप चिंता मत करिए, जिस दिन कहोगे इट्स नॉट नेसेसरी दैट आई विल बी वेटिंग फॉर माई टर्न, कब टर्न आएगा मैं करूंगा। पॉलिटिकल साइंस की तो एक दिन में बुक पूरा बैठ के जो पढ़ा हुआ उसे पूरा हम कंप्लीट कराई देंगे। तो आप थोड़ा सा कंसंट्रेट करिए अदर सब्जेक्ट्स के ऊपर, मेंस के लिए डिसाइड करिए, वो सब कुछ हो जाएगा। ठीक है, गॉट इट? कोई डाउट? तो ये उस पर बहुत ध्यान देना है। रही आर्ट्स की बात, आर्ट्स वालों में क्या है, आर्ट्स वालों को जनरल साइंस ज्यादा पढ़ना है पीटी में। जनरल साइंस जैसे पूछ लिया हाइग्रोमीटर किसके लिए यूज होता है, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो आपको क्या करना है, अब उसमें जैसे जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, जूलॉजी का ही है, मान लो उन्होंने पूछा कि ग्रुप कौन कौन से, ए है, ए ग्रुप ब्लड ग्रुप ए प्लस बी प्लस और ए बी कौन सा हो, तो वो क्या है, ये सब इस तरह के आएंगे। फिजिक्स में मैंने मीटर्स वगैरह, एमीटर जो भी है, वोल्टमीटर वगैरह, इन सब के जनरल होगी। लेकिन अब थोड़ा सा आपको यूट्यूब पे सब कुछ है, जीएस के क्वेश्चंस आप देखिए, डोंट वेस्ट योर टाइम। आप सोचो बहुत टाइम आपके पास, फॉरगेट अबाउट इट। हम जो पढ़ा रहे हैं आपको पंचायत राज में, कल अभी इसे हम दोबारा रिपीट भी करा देंगे, लेकिन अभी जो पढ़ा रहे थे कल हमने पढ़ाया था पंचायती राज सिस्टम में 3 टियर सिस्टम है। कल हमने बताया था ग्राम सभा क्या होती है। पहले तो ये बताया था उसकी बैकग्राउंड, क्या क्या बैकग्राउंड थी, कैसे बना, 1952 में क्या हुआ, 53 में क्या हुआ, 57 में क्या हुआ, और उसके बाद हरित क्रांति और श्वेत क्रांति का जो बताया था। अब कमिंग टू, ये तो जनरल चीजें थी। अब मेन था हमारा कि हमने बताया था कि ग्राम सभा क्या होती है, उसके बाद ग्राम पंचायत क्या होती है। कल जो आप कह रहे थे ना, कल जो कह रहे थे वो ग्राम पंचायत और न्याय पंचायत में अंतर है, वो अभी क्लियर हो जाएगा। जो आप बोल रहे थे ना कार्यकारिणी में, वो बता दूंगा क्लियर डाउट। ऐसा नहीं है मैं जैसे आप मुझे ध्यान से सुनते हो, मैं भी आपकी हर बात को ध्यान से सुनता हूँ और बाद में सोचता हूँ जब फ्री टाइम में आज मैंने क्लास में क्या पूछा, बच्चों को क्या डाउट थी, तो वो अभी क्लियर हो जाएगा। वो जो मैं बता रहा था सही था, मैं तो विद प्रूफ नहीं, मैं तो कल भी आपको बुक ला के दिखा देता जैसे उस दिन हुआ था। ध्यान है, मैं बिना प्रूफ के बात नहीं करता हूँ। मैं इसमें वो पॉइंट, ये इसमें पूरा वो पॉइंट लिख कर लाता हूँ जो मुझे डाउट ना हो, क्योंकि आई कैन नॉट कम्युनिकेट रॉन्ग थिंग्स टू यू। गलत पढ़ाने से अच्छा कि नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि आप 100% ट्रस्ट करके बैठे ना मेरे ऊपर। तो ये है। तो कल हमने पढ़ा था ग्राम सभा। ग्राम सभा में हमने बताया था कैसे प्रधान का डायरेक्ट इलेक्शन हो, प्रत्यक्ष रूप से नामावली के साथ में। उसके बाद सेकंड चीज थी ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत और न्याय पंचायत में अंतर है। ग्राम पंचायत मैं आपको बता दूं, ग्राम सभा के सदस्यों में से एक कार्यकारिणी, वर्किंग कमेटी जिसे बोलते हैं, कार्यकारिणी गठित होती है। वो किस बेस पे होती है, वहां के जो, जैसे न्याय पंचायत में क्या होता है, इसी तरह ग्राम पंचायत में के शिक्षक देखे जाते हैं। शिक्षक नहीं, शिक्षित लोग हों, प्रतिष्ठा वाले हों, जिसके ऊपर लोगों को गांव के यकीन होता है, ये निर्णय करेंगे, सही करेंगे, सही है। और कुछ बैकग्राउंड, उनकी एक पर्सनालिटी होती है ना, व्यक्तित्व। पहले क्या होता है, अभी जैसे फिर अगेन पॉलिटिकल, कुछ वोट पॉलिटिकल जो होते हैं पर्सनालिटी के बेस पे देते हैं, पर्सनालिटी कल्ट बोलते हैं इसे इंग्लिश में, कि व्यक्तित्व की एक अपनी छवि होती है, जहां से खड़े हो जाओ इलेक्शन जीत जाएंगे, एक व्यक्तित्व होता है। कुछ पार्टी के बेस पे इलेक्शन जीते जाते हैं, है ना, कुछ पार्टी, कुछ व्यक्तित्व, कुछ जाति के बेस पे, कुछ धर्म के बेस पे, इस तरह का अलग अलग है। लेकिन एक जाति धर्म ही तो है ही, साथ में एक पर्सनालिटी कल्ट होता है, उसके बेस पे इलेक्शन होता है। ठीक है, तो इसी तरह जो पर्सनालिटी है, प्रतिष्ठित व्यक्ति है, उनके लिए उस ग्राम पंचायत में रखा जाता है। लेकिन मैंने कहा ये अनऑफिशियल है, ये ऑफिशियल नहीं है। ऑफिशियल कौन सा, न्याय पंचायत। वो ग्राम पंचायत अपने में से जो वार्ड मेंबर है कार्यकारिणी गठित करते हैं, उसी कार्यकारिणी के समय, एक एक शब्द आप बड़ा ध्यान से सुनिएगा, उसी कार्यकारिणी के समय ग्राम सभा में से ही 5 सदस्य चुने जाते हैं और उन 5 सदस्यों को न्याय पंचायत में रखा जाता है। क्या है, ये दोनों में डिफरेंशिएट करने के लिए उसी ग्राम, पहले ये कि ग्राम सभा में से ग्राम पंचायत के लिए एक कार्यकारिणी गठित होती है, जिसे हम ग्राम पंचायत कहते हैं। उसी समय 5 व्यक्ति न्याय पंचायत के लिए भी चुने जाते हैं। अब वो चुनता कौन है, वो चुनता है एक अधिकारी।
कौन चुनता है? अधिकारी जो ऑफिशियली आता है वो चुने तो आप वही है 5 लोग, लेकिन वो देखता क्या है? वो यही देखता है कि जो व्यक्ति चुने गए हैं क्या वो शिक्षित हैं, क्या थोड़ा बहुत उन्हें ज्ञान है इस चीज का, क्या न्याय कैसे करें जो लोग चुने गए और उनकी प्रतिष्ठा क्या है, वो सब देखता है। तो कमिंग टू अवर पॉइंट, सेकंड पॉइंट, न्याय पंचायत। ठीक, बेसिक बैकग्राउंड मैंने बताई इसकी। इसके कुछ कार्य भी रहते हैं न्याय पंचायत के। अच्छा, न्याय पंचायत एक पॉइंट लिखिएगा आप, जो डिफरेंट आप अपनी मेमोरी को ऊपर ट्रस्ट मत करिएगा कि मुझे याद रहेगा, जो भी तुरंत। ग्राम पंचायत केवल एक ग्राम सभा के लिए होती है जिसमें कि 200 से लेकर 2000 तक लोग होते हैं, सही है। लेकिन जब न्याय पंचायत की बात होती है तो कई ग्राम सभाओं को मिला के तब न्याय पंचायत बनती है। ग्राम पंचायत केवल उस गांव के लिए होती है, विलेज असेंबली जैसे विधानसभा होता है, इसी तरह ग्राम सभा होती है जिसे विलेज असेंबली कहते हैं, और विधानसभा को स्टेट असेंबली, ठीक, वो ये लेजिस्लेटिव असेंबली। तो ग्राम पंचायत के जो लोग चुने जाते हैं वो न्याय पंचायत में जाते हैं, और उनके लिए 3 से 4 या 3 से 5 ग्राम सभाएं होती हैं, तब एक न्याय पंचायत बनती है। कितनी? 3 से 5 ग्राम पंचायतों को मिला के एक न्याय पंचायत बनती है। ये डिफरेंशिएट, क्योंकि साइंस के स्टूडेंट हो आप लोग, थोड़ा सा ये रखिएगा, जहां डाउट हो पूछ लीजिएगा। ठीक, समझ गए? हमने बताया न्याय पंचायत ग्राम सभा के सदस्यों में से ही ग्राम पंचायत का चुनाव होता है, और उसी समय 5 लोगों का 3-4, अच्छा, हर ग्राम सभा चुनती है 5-5, तो 3 से 4 हो गए। इसका मतलब एक और पॉइंट नोट करिएगा कि प्रत्येक न्याय पंचायत में 15 से लेकर 25 तक पंच होते हैं, और इनके ऊपर इन्हीं में से सरपंच होता है। यह है न्याय पंचायत। क्लियर हो रहा नहीं? अगला क्वेश्चन पेपर दूंगा, इसमें से मैं कई चीजें, कोई डाउट हो ये तुरंत। ठीक, तो इन 3-4 ग्राम सभाओं को मिला के एक न्याय पंचायत। अब इसमें सिलेक्शन किसके ग्राउंड पर होता है? उसके लिए क्या होता है? एक अधिकारी नियुक्त होता है, उसे क्या बोलते हैं? लिख लीजिए आप। इसमें अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज इसमें यह है कि प्रत्येक पंच की आयु कम से कम 30 वर्ष हो। ये भी है, जैसे वोटिंग की आयु 18 है, यूपीएससी की आयु 21 वर्ष है, एमएलए की आयु 25 वर्ष है, और 30 किसकी होती है? राज्यसभा के मेंबर की। ठीक, तो इसी तरह ये न्याय पंचायत में पंच बनने के लिए मिनिमम आयु कितना है? 30। आपका नाम था इसमें? जी सर। पहले था? नहीं, फॉर्म भरा था। कब? तो आप बैठे कैसे? उन्होंने कहा कि क्लास में नहीं अटेंड। किसने कहा? सर। कौन से सर? ये जो फॉर्म सोर्स लगाया? सोर्स किसका? नहीं, ऐसे हम प्रॉब्लम हो जाएगी ना, इसलिए हम नए को, चलो आप, चूंकि ये मेरे स्टूडेंट भी है तभी मुझे लगा डाउट, क्योंकि भी ऐसे नहीं। हाँ, नहीं, वो गलत मैसेज, गलत नहीं, गलत है, गलत ये तरीका, मैं बता दूंगा। ठीक है, एक तो 2-3 पॉइंट हो गई है कि अब मैंने बताइए आपको, योग्यता देखते हैं, अनुभव देखते हैं, प्रतिष्ठा देखता है वो अधिकारी, तब करता है चुनाव इसका। ठीक है, 30 वर्ष की आयु होना चाहिए। और इसमें एक पॉइंट है, वैसे तो क्लियर है कि कार्यकारिणी के जो होते हैं वो ग्राम पंचायत के अलग होते हैं। कोई भी व्यक्ति ग्राम पंचायत और न्याय पंचायत का सदस्य एक साथ नहीं रह सकता। जैसे क्वेश्चन आए कि ग्राम पंचायत का सदस्य न्याय पंचायत में रह सकता है, बोले नहीं रह सकता। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, मतलब जैसे जैसे ऐसे ध्यान रखिएगा मेमोराइज करने के लिए कि किसी व्यक्ति के पास 2 पंचायत के पद नहीं रह सकते। जैसे होता नहीं, प्रदेश अध्यक्ष भी बना दिया और आप मंत्री भी, दोनों पद नहीं रह सकते। अभी पॉलिटिकल कई लीडर्स ऐसे हटा दिए गए थे। ठीक, एक तो ये है न्याय पंचायत के। अच्छा, दूसरा, अब इसमें से प्रॉब्लम ये आती है कि आपने सब सदस्य तो चुन लिए 4-5 ग्राम सभाओं के, 15 से लेकर 25 तक। अब इस न्याय पंचायत का मुखिया मतलब सरपंच कैसे चुना जाए? तो वो आपस में बहुमत के हिसाब से चुनते हैं। अधिकारी को कोई भी अधिकारी डेपुटेट, जैसे डेलीगेशन होता है ना, नियुक्ति प्रतिनियुक्ति पे भेज दिया जाता है, कोई भी अधिकारी भेज दे सकते हैं, डिपेंड करता है, कोई पर्टिकुलर मेंशन नहीं।
डीएम के, हाँ, जो भी अधिकारी भेजते हैं वो देखिए, जैसे कहते हैं प्रिंसिपल प्राचार्य, अब उसमें ये नहीं कह सकते कि आप क्या प्राचार्य साइंस का है, कॉमर्स का है, आर्ट्स का है, बीटेक का है। प्राचार्य ये कुछ पद होते हैं, कुछ पद होते हैं, खाली पद नाम होता है, उनका डेजिग्नेशन या रैंक नहीं होती है। जैसे आप उनका सीओ सर्किल ऑफिसर है, पता चला जहाँ इंस्पेक्टर है ही नहीं तो वहां तो सब इंस्पेक्टर को बना देंगे, होता है ना मजबूरी। आप एक चीज और बता दूं, आप लोगों को पता है, अगर मैं पूछूं आपसे कि आपने जैसे कल हमने रैंक बताई, सबसे नीचे होता है कांस्टेबल, कांस्टेबल से ऊपर उसके बीच में आपने हेड कांस्टेबल के 2 फीती देखी है, 3 फीती होती है। क्या आपने 2 फीती वाला भी आदमी देखा है? 100% देखा होगा, देखा है ना? तो उसकी रैंक क्या है? आपने हेड कांस्टेबल तो याद किया, देखो बताओ है। हवलदार क्या होता है? हवलदार तो आर्मी में 3 फीती वाला होता है, एयरफोर्स में सार्जेंट बोलते हैं, और तो हम तो और नेवी का भी बता देंगे, चीफ पेटी ऑफिसर बोलते हैं नेवी में। अब हमें रैंक की वो तो सब हमें रटी हुई चीजें, ऐसे नहीं पीसीएस क्वालिफाई किया था, हम बताते हैं। उसे कहते हैं नायक, और हिंदी में कहते हैं उसे दंडाधिकारी। दंडाधिकारी कांस्टेबल पोस्ट वैसे नहीं है, डेजिग्नेशन है, इनिशियल पोस्ट है, जैसे सिपाही की होती है। सिपाही मैं कह रहा हूँ आर्मी का, एयरफोर्स में एयरमैन, और नेवी का होता है सीमैन, SEAMAN, ठीक है, ये मिनिमम पोस्ट है। उसके बाद 2 फीती आती है, उसे बोलते हैं दंडाधिकारी और नायक, और वो वहां से जब फीती लग जाती है तो वो समझ लो वो एक्चुअल पोस्ट है। सिपाही की कांस्टेबल ऑफिशियली वैसी पोस्ट नहीं है। उसके बाद होता है हेड कांस्टेबल, ठीक। उसके बाद क्या होता है, मैं उसी, ये तो मैंने एडिशनल बताया। ASI की क्या पहचान है? सर 1 स्टार होता है। देखा है कोई 1 स्टार वाला? होता है, देखा है, कितने लोगों को देखा? तो SI के 2 स्टार होते हैं सर, रेड और ब्लू कलर की पट्टी यहाँ पे बनी होती है। वो तरह वो सही बोल रहे हैं, एक होता है। लेकिन अब मैं बताऊं एक चीज अंदर की, बहुत से यहाँ पर 1 स्टार होते हैं, लेकिन उनके लिए कह दिया जाता है कि आप 2 स्टार लगाओ, 1 अच्छा नहीं लगता। ये अंदर की बात बता रहा हूँ, इसीलिए 2 स्टार बना के लगाते हैं। उसे बोलते हैं एक्टिंग SI। एक्टिंग का मतलब परमानेंट नहीं है, कार्यवाहक जैसे पद दे देते हैं। ये नॉलेज होना चाहिए। इस तरह के क्वेश्चन इंटरव्यू के होते हैं। अगर आप IAS की जगह IPS में सेलेक्ट होते हो तब ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे पायलट के लिए आप इंटर पास जाते हो तो उनसे पूछते हैं कितने तरह के हवाई जहाज होते हैं, ट्रांसपोर्ट, ये सब, फाइटर वाइटर, इंटरसेप्टर, वो सब बहुत डिटेल, जबकि वो इंटर के साइंस के बच्चे होते हैं, PCM के। तो ये नहीं कह सकते हमें नहीं पता। तो आपको मैं इसीलिए कल भी थोड़ा सा बताया, ये सब चीज़ें भी बताने से टाइम वेस्ट होता है। तो IPS में अगर आपका नंबर होता है तो आपसे ये पूछ लिया तो आपको रैंक ही नहीं पता है, बेसिक चीजें हैं। अगर UPU से आपसे फॉर्म भरवाया जाएगा, किसके लिए? फर्स्ट नंबर पर आपने IPS लिखा तो जो आपका बायोडाटा है उसके ऊपर ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, समझ में आया? तो आपने एक क्वेश्चन किया, देखो कितना लंबा हो गया कि कौन अफसर होता है। इसलिए मुझसे क्वेश्चन जब बीच में कहते तो डाइवर्ट बहुत चीजें होती है। कमिंग टू, तो ऑफिस, कोई भी ऑफिसर वहां हो सकता है, डेपुटेटेड जिसे कहते हैं प्रतिनियुक्ति पर। क्या कहते हैं? प्रतिनियुक्ति पर एक ऑफिसर होता है। अच्छा, इसका अधिकार क्षेत्र क्या है? लिख लीजिए। वर्किंग क्या है इसका? अधिकार क्षेत्र, चलो हिंदी में लिखो। आप जैसे ये लिखा जाता है ना अधिकार क्षेत्र वगैरह कुछ लिखते हैं, अपना माइंड दौड़ा दिया करो, ये सोचो क्या क्या हो सकता है। फिर आप जैसे आपने कुछ सोचा कि इसके अधिकार क्षेत्र ही होंगे, फिर हम जो बताएंगे फिर डिफरेंशिएट, अपने माइंड का स्टेटस पता चल जाएगा कि मेरा माइंड कितना अच्छा सोच सकता है, जो जिन चीजों को आप ज्ञान नहीं है। समझ रहे हैं आप? या अपने आप, जैसे कभी कभी हम कहते हैं, मेरी जो आदत है, कभी कभी आप टीवी पे ऐसी फिल्म देखा करो जो भाषा नहीं जानते, उसका आपका इमेजिनेशन, तमिल है, तेलुगु है, नॉर्मल, या अपना सीरियल या कोई न्यूज सुना करो। मैं जरूरी नहीं फिल्म का मतलब खाली वो ही होता है, फिल्म डॉक्यूमेंट्री भी होती है, किसी पर्सनालिटी की भी होती है, ऋषि राजगोपालाचार्य की भी हो सकती है। सो आप, मैंने पिछले क्लास में बोला कि अपने माइंड को संकुचित मत करो, ब्रॉड माइंडेड दिखाओ।
कि हमें क्या क्या फील हो सकते हैं, खाली एक नहीं। उसमें क्या होगा, जो बोल रहा है उसकी एक्टिविटी से आपको इमेज, आप देख लो ब्रेल जो लैंग्वेज है, ब्रेल लैंग्वेज समझते हो, ब्रेल लिपि, तो जो बेचारे मेरे उस पर उस दिन टॉक बैक लग गया, अब वो बोल रहा है जो भी कह रहा हूँ, आ ही नहीं रहा है, प्रॉब्लम हो गई, तो मैंने YouTube देखा, किसी तरह से सेटिंग पे गया, उसने बताया तो वो समझ में आया, नहीं तो मुश्किल हो। कि आप ये देखिए कि आप जो इनकी आंखें नहीं है, जिनके कान नहीं है, वो मोबाइल चला रहे हैं, कैसे चला रहे हैं। तो कभी कभी मूक बधिर विद्यालय की तरह आप कभी मूक बन के भी सुनिए, इससे बहुत ज़्यादा वो लगेगा। जैसे आज डिस्कशन कर रहे थे हम लोग, कभी नहीं, अब आपको पता है राउंड द क्लॉक IAS काम करता है, राउंड द क्लॉक IPS काम करता है, वो उसी टाइम उन्हें सोना भी है, सब काम अपने मैनेज करते हैं, दैट इज मैनेजमेंट। अगर आपने ज्यादा मैन पावर लेके 4 की जगह 10 SDM ले लिया और आपने काम कर दिया, इट्स नॉट ए मिराकुलस थिंग, क्योंकि ज्यादा आदमियों के साथ तो कोई कर सकता है। आपका काम ये होगा कि जो सरकार ने आपको चीजें मुहैया कराई हैं, जो आपके पास दिया गया है, उसी में आपको मैनेज करना है, दैट इज द मैनेजमेंट। अगर आपने एक्स्ट्रा मैन पावर में ली, यू आर इनकैपेबल, आपको भेज दिया जाएगा गन्ना शोध संस्थान कहीं ऐसी जगह जहाँ पे आपको DM का पद नहीं मिलेगा, तो उसमें भी देखा जाता है। इसीलिए न्याय हर चीज के लिए, लेट इट बी पियो, चपरासी के लिए अंदर ये नहीं होना चाहिए, उससे काका ये लिया और रामू पानी लिया, रामू ये कर दिया, ये नहीं देखा कहाँ क्या लाया है। तो वो सब चीजें आपको ब्रॉड माइंडनेस दिखानी है। तो अधिकार क्षेत्र, कमिंग टू आवर पॉइंट, अधिकार क्षेत्र क्या क्या है इसके, ये देखिए। इसके अभी लेटेस्ट तो नहीं पता, इसका अधिकार क्षेत्र मेन है कि जो न्याय पंचायत कई गांव की होती है ना, हमने बताया कि न्याय पंचायत में जो पारस्परिक विवाद होते हैं, आपसी जो झगड़े होते हैं, उन्हें निपटाना, जिससे तहसील लेवल के मुकदमे कम हो, वहां तक ना पहुंचे। और एक चीज और है, आपको भी पता है, न्यायालय में आदमी जब जाता है, 2 चीजों से बचना, एक हॉस्पिटल, एक कोर्ट। लाइफ में 2 चीजों से हमेशा बचना, अवॉइड करना। अगर कहीं आपको नजरअंदाज करना है तो नजरअंदाज कर देना, ठीक, कहीं समझौता करना है, समझौता कर लेना। लेकिन इन 2 चीजों से अगर बच गए तो लाइफ पीसफुल गुजरेगी आपकी और कोई टेंशन नहीं होगा। बच्चों को भी आगे आने वाली जनरेशन में सीख देना, कुछ चीज़ें आपको नज़रअंदाज भी करना पड़ेंगी और ये सब चीज़ें। तो पारस्परिक जो विवाद होते हैं वो, और उसमें क्या है, अब पारस्परिक विवाद हमने खाली ये कह दिया, लेकिन क्या क्या हो सकते हैं, हमने कल 2-4 एग्जाम्पल भी दिए थे। जैसे खेत के ऊपर विवाद हो गया, मेड़ के ऊपर। मेड़ क्या हुआ, मेड़ जानते हो, मेड़ है, ये खेत है, बीच में सर्विस रोड भी है, ये पता चला। देखो हमारी ईमानदारी, कितने देशभक्त हैं, हर बार क्या करते हैं हम, इतना हिस्सा यहाँ का ज्यादा मोड़ का हल ज्यादा चला देते हैं, करते नहीं करते में। और जो दो नहीं है, मैं होता है कभी, और जो सर्विस रोड है, पता चला वो मेड़ बन गया, और जो मेड़ थी वहां पे चलना दुश्वार हो रहा है। मैं कुछ सच बता रहा हूँ, ऑनेस्टली इसे नहीं कहते हैं, ऑनेस्टली ये कहते हैं कि अगर जहाँ पे ऐसा पड़ा है वहाँ पे ऐसा पड़ा रहने दो, जहाँ पे जिसका है वो आपका अधिकार नहीं है उसे मत लो, प्लीज मत लो। ऑनेस्टी बनी है। जैसे अगर मान लो कल मैं आज मैं 2-3 दिन मैं 2-4 लेट आया हूँ, तो मुझे पता मैं एक्स्ट्रा टाइम दे सकता हूँ आपके लिए, नहीं तो मुझे प्रॉब्लम हो जाएगी। तो जो ये सब है। दूसरा बोले एक गाय भैंस चला रहा था, पता चला दूसरे के खेत में घुस गई, बोले हम क्या करें, वो मार नहीं, वो भी बड़ा चालाक था, जिसकी गाय भैंस या बकरी थी, वो आराम से जाकर टहलता हुआ, बोले खा लेने दो थोड़ा सा। ये मेंटालिटी है लोगों की, सच है, ये प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, बोले खा लेने दो थोड़ा। लेकिन वो देख रहा है कि मटर हमारी खा रही है या अरहर है या जो भी हमारा नुकसान हो रहा है, तो वो क्या करेगा, पहले एक शब्द होता था काजी हाउस, जहाँ पे बकरियां वगैरह जो मवेशी थे जिन्होंने खाया है उसे बंद कर देते थे, फैसला होता था न्याय पंचायत का। जी है, हाँ, एनिमल जेल इस तरह से। तो ये सब वहाँ होता था। लेकिन अभी इन छोटी मोटी की चीज़ों के अलावा, अब आपने अंदर की बात कही, गाँव की, गाँव में नाली के पीछे लड़ाई, जिसका चबूतरा था बोले थोड़ी इधर कर दो काट के, क्या बोलते खुरपी से बोले मिट्टी निकाल रहे हैं, मिट्टी निकाल के क्या किया, उधर का हिस्सा थोड़ा काट दिया और इधर अपने इधर वो क्या कूड़ा लाए, कूड़े के बहाने थोड़ी मिट्टी और लाए और अपने इधर थोड़ा सा डाल दिया। देखो कितनी छोटी बात है, क्या करते हैं, इधर चबूतरा बढ़ रहा है, उधर कम हो रहा है, नाली उतनी।
इसके पीछे झगड़ा, एक ईंट के सगे भाइयों में कत्ल हो जाता है, आपने देखा होगा। सिर्फ 6 इंच की जो भाई खाना खा रहे थे एक साथ थाली में माँ बाप के जमाने में, आज सिर्फ एक ईंट के पीछे झगड़ा हो गया। ये सच है। तो ये केस मर्डर तक हो जाते हैं। अब दूर छोड़ो, एक एग्जांपल और दूंगा कि बेटा बाप की गर्दन और माँ की पिटाई कर रही है। अब देख लो, अमरोजाला पढ़ लो, 2-4 केस आपको हमेशा मिल जाएंगे, 8 दिन में तो मिल ही जाएंगे। सच्चाई, इन सब केसों को समाप्त करने के लिए, खेत के केस, चकबंदी, ये सब खत्म करने के लिए कई गांव की एक न्याय पंचायत, ग्राम पंचायत गांव के लिए और कई ग्राम सभाओं को मिला के न्याय पंचायत बनी, जिसका अधिकार क्षेत्र। और उसमें क्या है, अब पहले का चल रहा है ये कि 100 रुपए तक फाइन डाल सकती है दीवानी में और फौजदारी में कुछ 50 रुपए का, 50 रुपए। लेटेस्ट नहीं पता अभी, ये पहले का जो दिया हुआ है, हाँ वो लेटेस्ट मैंने पहले ही सरेंडर कर दिया कि लेटेस्ट मुझे नहीं पता है, पहले था 250 रुपए, अब नहीं, लेकिन मैं लेटेस्ट नहीं, मैं बताऊंगा आपको किसी को, मैं दिखाऊंगा। ये तो वो हिसाब हो गया। आपने देखी होगी एक फिल्म, मालूम है आपको, आमिर खान की, कि वो आया और जूही चावला की उस पर टक्कर मार दी तो लाइट टूट गई, तो उसने बड़ा हैंड बोले कि 500 रुपए की लाइट है ये, उसने 1000 दिए और वो दूसरी भी तोड़ दी। तो ये मुझे ये लगता है कि ये मैं इसलिए एग्जांपल दिया कि मुझे लगता है फाइन इतना हो कि आदमी ये ना कहे कि भाई दूसरी भी तोड़ दूंगा मैं लाइट। फाइन कम रखा गया है। न्याय पंचायत को अगर पूरी पावर्स, अधिकार क्षेत्र बढ़ा दिए जाए, अगर दीवानी और फौजदारी में फाइन बढ़ा दिया जाए, तो मुझे लगता है कि बहुत से मुकदमे कम हो जाएंगे। आर्थिक स्थिति सोचेंगे क्यों बवाल पैदा करें। सबसे बड़ा नुकसान, आप मैसेज दीजिएगा, या आप अच्छे पढ़े लिखे व्यक्ति हैं आप लोग, मैसेज ये होना चाहिए कि पड़ोसी से तो झगड़ा कभी ना करें, क्योंकि उठते ही क्या ना, जैसे ही सोच उठोगे कहाँ दर्शन हो गए, आपको दिमाग में टेंशन हो जाएगा। और हमेशा पड़ोसी ही काम आता है। गांव के लोग कहते हैं शहर की रिश्तेदारी और गांव की जान पहचान बराबर होती है। शहर की रिश्तेदारी, गांव की जान पहचान बराबर होती है। वहाँ गांव में जान पहचान भी है और कहीं पे किसी के घर है, जो भी होगा रूखा सूखा उसे खिला देंगे। शहर में तो बड़ा मुश्किल होता है पड़ोसी को खाना खिलाना भी, ये सच्चाई है। बहुत से एग्जाम्पल हैं, आई कैन नॉट गिव ऑन दिस यूट्यूब, वो लंबा हो जाएगा टॉपिक, लेकिन यही सच्चाई है। तो ये जहां तक हो, गांव की जो एक्चुअली चीजें थी वो इम्प्लीमेंट सही तरह से हुई होती तो शायद इतनी अव्यवस्था हमें लगता है होती नहीं। लोगों में थोड़ा ऑनेस्टी, नैतिकता, ये सब डेवलप होना चाहिए। इसीलिए शिक्षा का प्रसार किया गया कि शिक्षित लोग होंगे तो उन्हें, शिक्षित लोग, एक अगेन सवाल, क्यों गलत काम नहीं करते हैं? मैं भ्रष्टाचार की, रिश्वत की बात नहीं कर रहा हूँ, गलत क्राइम, मैं फौजदारी की बात कर रहा हूँ। वो इसलिए नहीं करते हैं कि उन्हें पता है इसके कॉन्सिक्वेंस क्या होंगे, उन्हें रिजल्ट पता है, उन्होंने आईपीसी पढ़ी है, उन्होंने लोगों को देखा है, उन्होंने ऑडियो, विजुअल, प्रैक्टिकल, 3 तरह के एक्सपीरियंस होते हैं। लोगों से सुना है, देखा है लोगों को, और प्रैक्टिकल तो साइंस में होते हैं। हर एक काम जरूरी नहीं है कोई साइकिल से, मोटरसाइकिल से जा रहा है और दूसरी मोटरसाइकिल से टक्कर करता है, प्रैक्टिकली बोली देखता हूँ तो एक हाथ या पैर टूटे, पता चला वो एक्सीडेंट में प्राण पखेरु हो गए तो मुश्किल हो जाता है। सो प्रैक्टिकल इज नॉट पॉसिबल एवरीवेयर, लेकिन हमें एक्सपीरियंस ऑडियो विजुअल से जरूर लेना चाहिए। अगला है इसके कार्य क्या क्या है। पंचायत के, न्याय पंचायत के कार्य चूंकि कई ग्राम सभाओं को मिलकर होती है। अब इसके फंक्शंस, बहुत कोर्स कवर करना है मुझे, और ये असल में क्या रहता है, मैं सोचता हूँ कोर्स भी कवर हो जाए, कोई पॉइंट छूटे भी नहीं, ये होता है, इसलिए थोड़ा सा स्पीड बढ़ती है। फंक्शन इसके सबसे पहले प्रशासनिक फंक्शन क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव। एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन क्या है? फंक्शन को ऐसे लिखते हैं ना, मैं क्या लिख बीएससी की थोड़ी मैंने की हुई है ये के साथ सीरीज में फंक्शन। इसमें क्या है, इसके मैंने पॉइंट वाइज लिखा है। पहला पॉइंट इसका है, कोई डाउट हो आप पूछ लेना है। देखो एक बात, मेरा पढ़ाने का मोटो तभी सही होगा कि अगर कहीं डाउट हो डायरेक्ट पूछ लेना, कोई हेजिटेट नहीं करना है। ये नहीं है व्याख्यान देकर चाहिए, व्याख्यान नहीं, ठीक, समझना है। पहला था इसका बड़ा खतरनाक पॉइंट है कि ग्राम पंचायत का कार्य है कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस की सहायता करना है। क्या पुलिस की सहायता का मतलब समझ रहे हो? अगर कोई चोरी कर रहा है तो पुलिस को हैंड ओवर कर दो।
समझ में आया? अगर किसी की जमीन कब्जे में तो सच्चाई बता के वहां पे न्याय पंचायत यही तो करेगी। न्याय पंचायत तो न्याय की बात करेगी, तो क्या वो न्याय की बात करेगी तो खुद सुरक्षित है क्या? ऐसे पूछ रहा हूँ प्रैक्टिकली। वो है नहीं रहेगी ना, क्योंकि आपको पता है क्राइम रेट बहुत ज्यादा है, लेकिन उसका ये कार्य है। इसीलिए क्या करते हैं ज्यादातर लोग, ऐसे लोगों को न्याय पंचायत में लेते हैं जो इतने मजबूत हों कि सामने वाला उसकी माने भी और उसका विरोध ना करे कि हाँ ये जो कह रहे हैं सही कर रहे हैं। ये इसलिए सब पॉइंट रखे गए हैं, और हमेशा अपने माइंड में एथिकल चीजें डेवलप करिए आप लोग भी। दूसरा पॉइंट इसका है कि ग्राम पंचायत, ये लिख लिया ना, आप सुन लो पहले फिर अपने हिसाब से लिख लेना कि ग्राम पंचायत में किसी सरकारी कर्मचारी, अमीन, सिपाही, पटवारी, चौकीदार आदि के व्यवहार की जांच कर सकती है। बिल्कुल, सिपाही की भी। ग्राम पंचायत किसी पर सरकारी कर्मचारी, अमीन, सिपाही, पटवारी, चौकीदार आदि के व्यवहार की जांच कर सकती है, और अगर वो देखती है कि ये लापरवाही बरत रहे हैं उसकी भी शिकायत कर सकती है। और किसे शिकायत करेगी? डीएम को, जिलाधीश को। नोट कर लीजिए। सूरज को बड़ा अच्छे पॉइंट मिल रहे हैं, बोले अब देखता हूँ लेखपाल को। और लेकिन ये भी जो भी सूचना देगी न्याय पंचायत वो रिटन में देगी। इसे डीएम को। अच्छा, क्यों देगी डीएम को? थाने में क्यों नहीं देगी सिपाही का केस है? अगर पटवारी का है तो अमीन का है तो तहसील को देना चाहिए। पॉइंट है नहीं ये? क्यों देगी मालूम है? क्योंकि पंचायत सिस्टम में हाईएस्ट पोस्ट है जिलाधीश है, ना कि तहसीलदार। आपको जवाब देना चाहिए। समझ गए लॉजिक? डीएम को रिपोर्ट इसीलिए करेंगे, गॉट इट, समझ रहे हैं आप लोग? क्योंकि आपको पता है ना जिला पंचायत में कौन मालिक होता है, हमने कल बताया था, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जिला पंचायत में। तो हाईएस्ट अथॉरिटी कौन हुई? डीएम। तो न्याय पंचायत यदि कोई पटवारी है, लेखपाल है, सिपाही है, अमीन है, ये सब लोग कोई भी अपना कर्तव्य नहीं निभा पा रहे या लापरवाही, दोनों में अंतर है। एक तो बिल्कुल नहीं निभाना या डिले करना किसी जॉब को, तो वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को या डीएम को या जिलाधीश कहते हैं वहां पर। हाँ, वैसे तो अभी एडमिनिस्ट्रेटर कहते हैं आईएएस को, लेकिन जिलाधीश तब कहते हैं जब न्याय पंचायत के। तो ये रिपोर्ट उन्हें जिलाधीश को राइटिंग में कर सकती है। तीसरा पॉइंट है कि अगर, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यदि न्याय पंचायत चाहे तो किसी भी अपने क्षेत्र में शराब के ठेके को बंद या निषेध करा सकती है। अब ये छोटा पॉइंट नहीं है, क्योंकि रिवेन्यू के लिए बंद कर सकती है, मतलब या कोई झगड़ा, जैसे अभी आपने देखा होगा पिछले साल में भी बिहार में बहुत से लोग शराब से मारे गए थे, है ना, गलत नंबर 2 का धंधा ये सब, या उसे लग रहा है शिक्षा पे असर पड़ रहा है या आर्थिक स्थिति कमजोर हो रही है, घरेलू झगड़े हो रहे हैं, पत्नी में या पड़ोसी से झगड़ा कर रहा है जो शराब पी कर रहा है। अगर न्याय पंचायत को लगता है ये, अब देखिए ये ग्राम सभा की काम नहीं है, ये किसका काम है? न्याय पंचायत का। ये डिफरेंशिएट जो आपको पढ़ाया है, ग्राम सभा, ग्राम पंचायत और न्याय पंचायत, वो डिफरेंशिएट करने को पढ़ाया है कि किसका क्या कार्य है। तो अगर ये, अब आप जाओगे प्रधान तो कहेगा मेरा काम नहीं है ये। क्यों? आप क्यों गए प्रधान के पास? क्योंकि आपको जानकारी नहीं किससे रिपोर्ट करना है। आप, मैंने कहा कभी कभी ये फील क्या करो कि आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो, डीएम हो, तो आपके पास कौन सी शिकायत आनी चाहिए, किसे लेके आनी चाहिए, दोनों पता होना चाहिए। कौन शिकायत हमसे कर सकता है और कौन सी आनी चाहिए, ये डायरेक्ट आ सकती है। लेकिन कुछ ऐसी शिकायतें जो तहसीलदार के पास जाना चाहिए, कुछ ऐसी हैं जो वहां के थाने के पास, हल्का इंचार्ज के पास जाना चाहिए। गॉट इट? तो ये सब जानकारी छोटी नहीं, ये डेली लाइफ की है। उसके बाद आते हैं कार्य, न्यायिक कार्य, जुडिशियल क्या क्या है। ये एडमिनिस्ट्रेटिव 3 कार्य थे, अब कौन सा आया? जुडिशियल। जुडिशियल फंक्शंस क्या क्या है इसके? इसमें है कि गाली गलौज देना किसी को, ये न्याय पंचायत के पास जाएगा। ये देखती हैं साधारण न्यायिक अधिकार प्राप्त पंचायतें क्या करती हैं? गाली गलौज है,
चोरी है, मारपीट है, स्त्रियों का अपमान है, पशुओं के प्रति निर्दयता है, गांव की सार्वजनिक इमारतें जो होती हैं जैसे कम्युनिटी सेंटर है या सरकारी स्कूल है, सार्वजनिक इमारतें मतलब जो गवर्नमेंट की तरफ से बनाई गई वो बे इमारतें प्लस जलाशय, पॉन्ड्स, तालाब, जलाशय अलग है, तालाब अलग है। हाँ, दोनों में अंतर बताइए। जलाशय का पर्पज होता है केवल जल को इकट्ठा करना जो सिंचाई के लिए ज्यादा होता है। तालाब में मछली पालने के लिए भी हो सकता है, सिंघाड़े वगैरह होते हैं जो होते हैं, पर्सनल भी हो सकते हैं तालाब आदमी को खेत में जो बिजनेस के लिए ज्यादातर तो कश्यप लोग जो होते हैं ना, धीमा जिन्हें बोलते हैं शायद, है ना, तो उन लोगों को अपने उनके तालाब बहुत बहुत लंबे चौड़े तालाब होते हैं जिसमें बहुत सी फसलें करते हैं। जैसे वो होता है ना भसीड़ा, भसीड़ा कहाँ होता है? भसीड़े खाए हैं, देखे हैं, देखे सबने, खाए नहीं होंगे। तो कहाँ पैदा होते हैं ये बताओ, कौन से पेड़ हैं बताओ ना, हैं? तो पेड़ ही होता है क्या उसमें? बेल होती है, कमल की जड़ होती है, सही है। इसीलिए हमने आपको बताया ना, हम तो ऐसे ही क्वेश्चन करते हैं कि आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो। यू शुड हैव कॉन्फिडेंस जब आप बात करते हो कौन से पेड़ को होते हैं, इसलिए ठीक है। तो जलाशय, तालाब, देखिए ये छोटी चीज है ना, मैंने आपको कई बार कहा, अगेन आई एम रिपीटिंग, यू शुड हैव फुल कंट्रोल इन योर डेली। बनाए जाते हैं आजकल तालाब, कृत्रिम तालाब बोले जाते हैं इनको, तालाब में ही सिर्फ आके कुछ और नाम दिया जाता है ना। मैंने कहा ना, जैसे अब मैंने अप्लाई किया कि मुझे मत्स्य पालन करना है, मछली पालन के लिए, तो वो पूछेगा कि आपके पास तालाब है? बोले तालाब नहीं है। बोले खेत है? बोले हाँ 1 बीघा का खेत है। बोले उसे पहले तालाब बनाओ, फिर उसमें क्या करता है? देखिए नहीं, गलत नहीं है, मैं कहूँगा ठीक है, मैं तो काम नहीं, मैं तो 50 धंधे शुरू कर दूं, लेकिन काम में ऐसा नहीं तो कहूँगा अच्छा प्रोसेस ये करते हैं। मैं पता है क्या करूँगा, उस तालाब की मिट्टी बेचूंगा पहले, किसे? भट्टे वाले को, बहुत महंगी बिकेगी मिट्टी, आम के आम गुठलियों के दाम, सही है। उसके बाद गवर्नमेंट से उसी पर लोन लूंगा, ठीक। भट्टे से अगर मौका मिला तो उससे भी तय कर लूंगा कि हमें इतनी ईंटें भी चाहिए साथ में, और बाउंड्री बना हैं। अच्छा बाई गॉड, मैंने नहीं देखी, मैं तो ऐसे ही बता रहा हूँ मैंने नहीं देखी, नहीं तो कॉमन सेंस की बात है। हाँ यही होता है, लोगों को पता है। अच्छा नहीं, मुझे नहीं पता, ये तो मेरे दिमाग में अभी आया था अचानक ही आता है। हाँ तो जो भी हो, तो ये सब चीज़ें डिपेंड करता है। और कोई भी काम इसलिए कहते हैं कि नहीं, आप समझ लो, सुबह से ब्रेन वॉश करके यहाँ पर भी उसी स्पीच से बोलूँ कि कम है, आप देखते कंडीशन क्या होती है, वो बात अलग है। ये तो क्या पता ही है इन बच्चों को। तो ये जलाशय का चलिए। और दूसरा क्या है, मार्ग जो होते हैं। मार्ग दो, एक ना एक शब्द गाँव में चलता है, गाँव पे आ जाओ जरा, सर्विस रोड, शरबत रोड, पता नहीं क्या क्या रोड बोलते हैं। सर्विस रोड गवर्नमेंट ने इसलिए बनवाए थे क्योंकि उस वक्त गवर्नमेंट वो नहीं पड़ सकती सड़कें। सर्विस रोड का मतलब था जितना व्यापार का काम था, बिजनेस का काम था, उसके लिए चौड़े चौड़े रोड थे जहाँ बैलगाड़ी 2-2 जा सकें, क्रॉस कर सकें, जैसे भी 4 लेन और 2 लेन और 6 लेन कहते हैं ना, तो वो सर्विस रोड कहलाते थे। इसका मतलब सर्विस रोड खेतों से जगह लेके उन्हें मुआवजा देके उसमें सर्विस रोड पर्टिकुलर शहर से कनेक्ट करा के गई थी। उसके ऊपर हम लोगों ने क्या किया, मनरेगा के थ्रू मिट्टी डलवाई, बाद में सड़क बिछवाई, यही हुआ सर्विस रोड, और वो पहले से ही है। तो मार्गों का, अब जैसे इसमें लिखा है मार्ग कौन से? स्कूल का मार्ग है, डिग्री कॉलेज का मार्ग है, या आने जाने का मार्ग है। अपने मान लो कोई जुताई के लिए हल ले जाता है, किसी खेत से थोड़ी ले जाएगा, तो उसके लिए जो मार्ग है उनका भी सुदृढ़ीकरण न्याय पंचायत का भी कार्य है। कमिंग टू नेक्स्ट पॉइंट कि न्यायिक कार्य। अब न्यायिक कार्य में क्यों रखा गया, जबकि तो प्रशासनिक कार्य में होना चाहिए। ये तो प्रशासनिक में इसलिए रखा गया है क्योंकि अगर आपने कहा दुश्मनी निकालना है, बोले मैं तो सर्विस रोड इधर से ही निकलवाऊंगा, क्यों? इसका खेत आएगा, चलो हैं। कुछ 4 तरह का जीवन होता है, एक होता है अनर्थ के लिए, एक व्यर्थ के लिए, एक स्वार्थ के लिए, एक परमार्थ के लिए। चारों का डिटेल बताऊंगा, किसी दिन पूछ लेना, ठीक है।
चारों के जीवन में जब आपको ये पता चल जाएगा तो आपको पता चल जाएगा ग्राम पंचायत क्या है, सब कुछ। बट आई विल नॉट वेस्ट टाइम कमिंग टू एकेडमिक स्टडी। चारों के जीवन का मैं एग्जाम्पल दूंगा, रिलीजियस एग्जाम्पल, बड़ा जबरदस्त एग्जाम्पल है। तो कुछ लोग कार्य ये करते हैं कि अनर्थ के लिए करते हैं कि हमारा भला हो ना हो, दूसरे का हो जाए। जैसे एक दिन शंकर भगवान प्रकट हो गए एक की उससे पूजा से, तो उसने कहा बताओ, मैं जल्दी से सुना दे रहा हूँ, आप क्या मांगना चाहते हो? तो बोले कि थोड़ा रुके। बोले सर घर पूछ के आऊँगा। बोले ठीक है जल्दी से। तो उन्होंने कहा कि लेकिन एक शर्त है। बोले क्या? कि जो भी मांगोगे पड़ोसी के दुगना हो जाएगा। वो घर गए, उनसे पूछा तो उसने कहा मैं 4 किलो सोना मांगूंगा, 8 किलो उसके हो जाएगा। अगर मैं 20 बीघा खेत मांगूंगा या इतना जमीन मांगूंगा, इतनी फैक्ट्री मांगूंगा, इतना ये मांगूंगा, उसके दुगना हो जाएगा। तो उसने कहा मैं 1 कुआं घर में मांगती हूँ तो उसके 2 हो जाएंगे। उसने कहा हे भगवान मेरी एक आंख फोड़ देना, उसकी दोनों चली जाएगी। तो इसे अनर्थ का जीवन कहते हैं। तो वो क्या होता है, मार्गों के बारे में ये कहा गया है कि मार्गों में न्याय पंचायत को इसलिए समझ गए किस लिए दिया गया है कि न्याय हो सके कि किसी गरीब के पास अगर 2 बीघा खेत है उसका चला गया तो उसके पास तो कुछ नहीं रहा ना भाई। राइट टू प्रॉपर्टी जो अबॉलिश किया था इंदिरा गांधी ने, वो इसलिए किया था कि सभी के लिए समाजवाद। समाजवाद का मतलब समाज में सबको अधिकार बराबर मिले और जिनके पास जमीन नहीं है उन्हें पट्टा मिले, जिससे वो अपने जो गंदा काम है वो ना करके गंदगी सफाई करने का अपनी रोजी रोटी कमा सके उससे। ये मेन पर्पस था। इसके ऊपर बहुत बड़ी फिलॉसफी है, लेकिन काम नहीं हुआ है ना, सही तरह से गांव तक बातें पहुंचाई गई है। हम क्या ना, हम लोग इसलिए मैं कहता हूं जस्ट लीव द यूट्यूब वगैरह सब ये छोड़ दो। आपको आपके माइंड को ब्रेन वॉश कर रही है। दिस इज द ओनली टाइम, यंग जनरेशन में यही टाइम है कुछ करने का, नहीं तो 84 करोड़ योनियों के बाद हिंदू माइथोलॉजी के अनुसार जो जन्म मिला है वो कीड़े मकोड़ों की तरह जियोगी। सो इफ यू आर प्लान, यू आर द हाईएस्ट आई के इंटेलेक्चुअल पर्सन दोज हैव थॉट एट लीस्ट कि हाँ मैं आईएएस बनना चाहता हूँ। सो लीव एवरीथिंग, नथिंग इज बियॉन्ड द आईएएस, ऐसा समझ लीजिए। सबसे बड़ी पोस्ट भी यही होती है डीजी, वो जो बनते हैं आईपीएस में डीजीपी या चीफ सेक्रेटरी। सो अगर आपने प्लान किया तो यू मस्ट रीच टू द गोल, तब है आपका, नहीं तो कोई यूज नहीं है। सो इट्स ऑलवेज नेसेसरी कि अपने माइंड में फालतू चीजें रखो मत, ना फालतू के विचार रखो। कौन क्या है, जस्ट फॉरगेट, स्टिक टू योर स्टडी, स्टिक नॉट स्टिक, स्टिक STICK मतलब हाँ एकदम जुड़ जाओ फेविकोल की तरह, मुझे इसके अलावा कुछ सोचना ही नहीं है, यही आपका मोटो होना चाहिए। तो ये सब चीज थी और इसके ऊपर कहा गया है कि इनके लिए दीवानी के लिए 200 रुपए और उसके लिए 100 रुपए दिए गए हैं। बट लेटेस्ट आई लेट यू नो। अगला इसका हेडिंग है कि सामाजिक तथा आर्थिक कल्याण के लिए, तीसरा पॉइंट है सोशल एंड इकोनॉमिकल, क्या क्या पहलू हैं इसके। सामाजिक एंड इकोनॉमिक, कोई इकोनॉमिक्स का है? कौन है? इकोनॉमिकल लिखेंगे, इकोनॉमिक लिखेंगे, इकोनॉमिकल लिखेंगे, जैसे सोशल होता है इकोनॉमिकल होता है ना, इकोनॉमिकल होगा नहीं होगा कभी जीवन में इकोनॉमिकल मत लिखना, इकोनॉमिक होता है। इसीलिए मैं बोला बड़े बड़े अच्छे लोग गलती करते हैं, नहीं कुछ नहीं, इकोनॉमिक खाली इकोनॉमिकल नहीं होता है, सोशल पॉलिटिकल हो सकता है, सब कुछ हो सकता है, लेकिन इकोनॉमिक होता है उसमें, ठीक है। तो ये है, इसके आगे है वेलफेयर वर्क्स या सामाजिक आर्थिक कल्याण कार्य, ये भी वर्क्स, ठीक। ये क्या क्या है, देखो तीनों कार्य बड़े इंपॉर्टेंट थे, प्रशासनिक भी इंपॉर्टेंट है और ये दूसरा कौन सा, न्यायिक भी है। अब इस सोशल कार्य कौन कौन से हैं, इसमें नंबर 1 पानी का प्रबंधन, लिखते रहिए सर, नंबर 1 2 3 कर दो इसे। मीन्स पानी का प्रबंध करना। पानी का प्रबंध का मतलब क्या है, जैसे गवर्नमेंट क्या करती है, अभी हैंडपंप दे रही है, पशुओं के लिए पानी होना चाहिए, पानी का प्रबंध खेतों के लिए पानी होना चाहिए, खाली पानी का पीने का नहीं है, शुद्ध पानी होना चाहिए। तो 3-4 पानी के प्रबंध है, पशु हो, आदमियों के लिए हो, जलाशय हो, नहर हो और सिंचाई के साधन हो। पानी का प्रबंध मीन्स एवरीथिंग इज कवर्ड इन दैट।
ठीक, ट्यूबवेल है, अभी तो बहुत के साधन आ गए हैं, लोग अपने अपने ट्यूबवेल बनवा रहे हैं अपने खेतों पे जिसके पास जमीन है। दूसरा कार्य है जनमार्गों का, जनमार्ग मतलब जो पब्लिक के लिए जो रास्ते बनाए गए हैं उनके लिए क्या करना है, उनकी निर्णय करना कि किधर से होना चाहिए जनमार्ग, उनकी मरम्मत करना जो पहले से है और उनकी सफाई कराना। जैसे अभी आपने देखा होगा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में क्या हो रहा है, बरसात के सीजन में नालियों की सफाई हुई, गड्ढों की सफाई हुई, देखा होगा, किस लिए कि आगे चल के सीवरेज सिस्टम हमारा सही हो जाए, जिससे हम नगर निगम है, इसलिए उसके लिए पैसा भी बहुत 17वीं है। कौन सी नगर निगम है ये? 17वां, टोटल 16 थे, एक और बड़ा, टोटल 17 हो गए। तो जनमार्ग उनकी मरम्मत करना, सफाई करना और उनके रोशनी का प्रबंध, लाइटिंग सिस्टम वो भी जरूरी है। लाइटिंग सिस्टम 3-4 सब मेन चीज हो गई, नहीं हो गई, चाहे जनमार्ग हो, चाहे पानी की बात हो या रोशनी की बात हो, इनका सबका प्रबंध करना। तीसरा पॉइंट है इसका, पशुओं की नस्ल की उन्नति व उसकी चिकित्सा का प्रबंध करना। आपने देखो कि एक शब्द है हस्बेंड्री, साहब नाम सुना हस्बेंड्री का? क्या होता है हस्बेंड्री? हाँ, पशुपालन कहते हैं हस्बेंड्री को, समझ गए ना, पशुओं की तरह पाले जाते हैं। हस्बेंड्री का मतलब कि पशुओं की नस्ल का, जैसे आपने देखा होगा हरियाणा में जर्सी गाय अमेरिका से दूध का ज्यादा उत्पादन होता है, एक सोर्स ऑफ इनकम है, तो हमें किस नस्ल की गाय लेना है, भैंस लेना है, बैल लेना है, या जिनसे अब तो ट्रैक्टर है लोगों के पास, पहले जुताई के लिए बहुत इस्तेमाल होते थे, ये सब चीजें, प्लस उनके बीमारी जैसे अभी मंकी पॉक्स और ये सब बीमारियां फैलती हैं, वायरल हो जाता है या बहुत सी बीमारियां, उनका भी प्रबंध उसमें आपको ध्यान होगा, पता नहीं एक डॉक्टर होते हैं एनिमल वाले उस एरिया के लिए, उनका प्रबंध होता है, उन्हें वेटरनरी डॉक्टर, उन्हें ज्यादातर गांव में लोग डॉक्टर ढोर कहते थे, ढोर कहते हैं जानवरों को, जिन्हें नहीं पता था वेटरनरी डॉक्टर होते हैं। अच्छा, उसी के लिए नहीं, उसमें कुत्ते हैं, बिल्ली हैं, इनसे जो बीमारियां फैलती हैं जैसे रेबीज के इंजेक्शन वगैरह लगते हैं, उन सब के लिए भी इंतजाम है। तो पशुपालन का मतलब खाली जान वो नहीं है जो मवेशी हैं, और भी पशु पालने के लिए नॉट शेर वगैरह, अब तो क्या बैन हो गए हैं, वो भी पालते हैं लोग। बता देना टाइम आज हमारा मोबाइल बंद है। तो ये हो गया पशुपालन। अगला पॉइंट लिखिए, मेलों, घाटों व बाजारों की व्यवस्था करना। मेला, जैसे मेला लगाते हैं गांव में, ये उसमें आता है। और घाट, जैसे घाट समझते हो नहाने वाने के लिए। और तीसरी चीज बताई थी बाजार। अब उससे क्या है, ये आय के स्रोत है। मेला लगाने से आपको पता है उगाही होती है, उसमें अच्छी इनकम होती है, बाजारों का भी ठेका होता है, घाटों पे भी होता है, तो ये सोर्स ऑफ इनकम भी है। और दूसरे घाटों का इंतजाम इसलिए है कि भाई एक लिमिट तक, आपने देखो तो रस्सी बांधी जाती है वहां पे कि इससे आगे मत जाना, तो डूबने का डर रहेगा, है ना। तो ये सब चीजें किसमें, न्याय पंचायत के सामाजिक कार्य में आती है, ये सब उनका प्रबंधन है। अब आप खुद ये सब पढ़ने के बाद खुद देखोगे कि कौन न्याय पंचायत, कौन ग्राम सभा कितना कार्य कर रही है ना, वही है ना। तो आदमी अपना कर्तव्य निभा दे तो वो बहुत बड़ी बात है आर्टिकल 51 के अंतर्गत। अगला है इसमें पॉइंट, खाद, बीज और ऋण की व्यवस्था करना। किसानों के लिए सब चीज सामाजिक में, उनके खाद की, फर्टिलाइजर वगैरह का सिस्टम, जैसे कभी कभी आपने देखा होगा यूरिया, डीएपी वगैरह जो खाद नहीं मिलते हैं या महंगे मिलते हैं, उनकी ब्लैक चल जाती है, उस पर कंट्रोल करना इनका काम। बीज, स्पेशली बीज, जैसे कुछ ऐसी फसलें होती है, अब जैसे साठा धान बंद कर दिया, यहाँ पे साठा धान की पैदाइश होती थी, क्यों बंद किया? क्योंकि पानी की वजह से उसका दोहन बहुत होता था। तो बीज हम कौन सा बोए कि दोहन भी ना हो और अच्छी फसल नस्ल की पैदा हो। जैसे चावलों में 50 वैरायटी है, लोग कहते हैं बासमती चावल, है ना, ज्यादा खाते हैं, उसका टुकड़ा भी होता है, वो भी नॉर्मल के आधे बराबर, आधा होता है ना, वो भी नॉर्मल के ज्यादा बड़ा होता है। तो ये जो चीजें हैं कि उसकी बीजों के लिए, प्लस ऋण के लिए हमने 2 चीजें बताई थी, नाबार्ड वगैरह तो आपने कल बताई थी, दूसरा ग्रामीण बैंक है ना, और सहकारी बैंक इसलिए होती है, वो आपने जो गेहूं है, चना है, जो भी आप दे रहे हैं उसके लिए आप बेच सकते हैं
सरकारी रोड पे जो MSP का चक्कर चला था वो यही था। लोग क्या करते थे, धंधा लोग बीच में जो बिजनेसमैन थे वो खुद खरीदते थे और वहां पे दूसरे के नाम से बेच देते थे। इसमें उन्होंने कहा था डायरेक्ट खेती के लिए उन्होंने खेत से डायरेक्ट उठाया जाए। अब इसमें प्रॉब्लम थी किसानों की कि दो तरह की क्रॉप्स होती हैं, एक कैश क्रॉप्स होती है और दूसरी जो जैसे आपने गेहूं डाल तो दिया लेकिन पैसा बाद में मिलता है, उसमें टाइम लगता है, लेकिन आदमी सब्र से बैठा रहता है, उसमें डिले होता था। जैसे गन्ने की प्रॉब्लम आती है, पर्ची कटती, बिल 1-2 साल से 3-3 साल से है। अब किसान के पास तो हर महीने हर 6 महीने में बच्चा इंतजार करता क्या, फीस जमा होगी, कपड़े बनेंगे, त्योहार होगा या लड़की की शादी होगी, शिक्षा के लिए उसके लिए वो तो उसके पास सोर्स ऑफ इनकम क्या है, वो तो 24 घंटे वही लगता है। जाड़ों में भी कपड़े बनाना, जिनके बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए फिर किताबों का इंतजाम करना, जाड़ों के कपड़ों का इंतजाम करना, सब कुछ यही है। तो इसलिए ये कहा गया है कि ऋण भी दे दो उन्हें, जिससे क्या होगा, उन्हें मालूम है हर छमाही पे। इसलिए क्वार्टर, आपको देखा होगा EMI में मंथली EMI देना चाहते हैं, क्वार्टरली देना चाहते हैं या हाफ ईयरली देना चाहते हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है। और अगर आप नहीं देना चाहते हो तो आप अगर डिपॉजिट भी करते हैं, रेकरिंग डिपॉजिट जैसे RD बोलते हैं कि आप 3 महीने की वो जमा कर सकते हो, 6 महीने में जमा कर सकते हो, तो इतना पैसा मिलेगा। अब तो रेट बहुत कम हो गए, पहले 5 साल में दुगना हो जाता था। किसान विकास पत्र सुना था आपने, KVP, पहले वो मिलते थे, आप 5 लाख जमा करो, 5 साल में दुगने हो जाते थे। अब तो खैर बहुत मुश्किल हो रहा है। तो KVP सब बहुत सी योजनाएं चली थी। अब वो एक तरफ तो नहीं हो ना, सुनते बोलते चले जा रहे हैं, समझ में आ रहा है ना सब चीजें। ऐसा मत सोचना बीच में पूछ लेता हूँ कहीं हाँ बताओ। आपने बताया है कि ये सारे काम जो है, जैसे मार्ग बनाना है या मार्ग का निर्धारण करना है कि वो कहाँ से निकल रहे हैं, न्याय पंचायत जी, तो ये न्याय पंचायत के कार्य है। तो ये दोनों लोग मिलकर काम करते हैं, जैसे केंद्र सरकार और न्याय पंचायत। हाँ, मैं बता देता हूँ। आपने देखा होगा जैसे लोकसभा राजसभा होता है, आसान से समझ जाओगी। लोकसभा में हमारे प्रतिनिधि इसलिए होते हैं हमारे क्षेत्र में क्या कराना है। अगर कोई ऐसा कार्य गवर्नमेंट कर देती है कि हमारे क्षेत्र के लिए सही नहीं है, तो राज्यसभा में क्या करता है, जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव राज्यसभा में भी कंपलसरी है ना, तो वो उसे कहता है कि हमारे राज्य के लिए सही नहीं है, और स्पेशली उस क्षेत्र का राज्यसभा मेंबर कहेगा कि हमारे लिए अच्छा नहीं है। इसी तरह यहाँ पे क्या होता है, हमने बताया 3-4 ग्राम सभा मिला के हर ग्राम सभा से 5-5 सदस्य चुने जाते हैं। अगर उन्हें लगता है कि हमारे गांव के लिए उचित नहीं, दूसरे गांव को फायदा है, मान लो कोई नहर का पानी है, पता चला वो X गांव के लिए फायदा हो रहा है, Y को नुकसान हो रहा है, तो Y और X के गांव के दोनों रिप्रेजेंटेटिव है ना, और दोनों न्याय पंचायत में दोनों बैठ के कंप्रोमाइजिंग सिचुएशन के साथ, सहमति के साथ वो कार्य करेंगे। इसलिए न्याय पंचायत को ये कार्य दिया गया है। अगर गांव का आदमी होगा वो तो कहेगा नहीं, हम तो यहाँ से भेज देंगे, जो भी बिहार है, बिहार में बहुत नदियां हैं। अब वहां क्या होता है प्रॉब्लम, जो नेपाल से इधर उस क्षेत्र से नदियां आती, वो भी पता चलो उधर, तो वहां तो बाढ़ हमेशा आएगी, है आएगी ना। तो वहां पे ये कहा गया कि भाई तुम पहले वाले उसमें पहले ही आप पानी चाहे वहां डैम बना दो, ऐसे उत्तराखंड का है। तो न्याय पंचायत के जैसे राज्यसभा में रिप्रेजेंटेटिव में भले ही लोकसभा का कार्य करें, इसी तरह न्याय पंचायत में भी हमारे रिप्रेजेंटेटिव है। अगर हमारे गांव के खिलाफ कोई कार्य करता है तो हमारी आवाज उठाने वाले हमने भेज तो दिए पहले ही। इसलिए न्याय पंचायत को काम दिया गया कि उसके ऊपर क्वेश्चन नहीं उठाएगा कोई। अब जैसे आप कहोगे कि मान लो आप जानते हो किसी जज को, वो हाई कोर्ट में आपका मुकदमा वहीं पहुंच गया, अब वो आपके ऊपर आपको ट्रस्ट नहीं है, उसके ऊपर मुकदमा वहां पे, अब उसने डिसीजन लकीली और अनलकीली आपके विपक्ष वाले को दे दिया, आप तो इतनी लंबी लंबी बातें सुनाओगी उसे, बात से कोई भी सुनाएगा, आप नहीं, कोई भी, एनीबॉडी। तो इसीलिए जब आप किसी पद पे बैठे हैं तो जस्टिफिकेशन जरूरी है। और जिस दिन हमारे यहाँ सीधा सीधा भ्रष्ट, एक मंत्र दे रहा हूं आपको आज यूट्यूब पे, सब भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा सिर्फ एक शब्द से, एक शब्द से सब भ्रष्टाचार। केवल व्यक्ति सत्य बोल दे, 2.5 अक्षर का सत्य बोल दे, कोई भ्रष्टाचार, कितनी रिश्वत ली बता दे, कहां बैठे हो ये बता दे, पूरी हिस्ट्री बता दे, मम्मी पूछ रही है, बहन पूछ रही है, बीवी पूछ रही, सब हिस्ट्री बता दे, देखो सब भ्रष्टाचार खत्म। आपका कैसे ईमानदार हो सब, मैं सच बता रहा हूँ, ये मंत्र है, ये बता रहा हूँ, भ्रष्टाचार 2 मिनट में। ऑनेस्टली चपरासी से लेकर डीएम तक, प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री तक, ईमानदारी से, सच्चाई से सब काम करने लगे, भ्रष्टाचार, रामराज अपने आप आएगा। रामराज कौन लाएगा? हम और आप लाएंगे, दूसरा कोई थोड़ी लाएगा।
क्या पुतिन लाएंगे? नहीं। क्या बाइडेन लाएंगे? नहीं। ये तो आपका जमीर गवाही क्या देता है, आपकी आत्मा क्या कहती है, आपकी श्रद्धा क्या कहती है, उससे लाइए, सब कुछ हो जाएगा। सिर्फ सच बोलने लगे आदमी। बात सच है या नहीं बताओ? सत्य बोल दे 50 बार दिन में। चलो मैं एक और कह रहा हूं, मैं तो क्लास में एक बार बोला था कि केवल आप सुबह उठ के, और ये यहां से जाने के बाद तो मुश्किल होगा, आप सोच लो मैं 3 घंटे झूठ नहीं बोलूंगा। हम पूरे दिन को नहीं कह रहे, 1 घंटे झूठ नहीं बोलूंगा, फिर 2 घंटे शुरू करो, फिर 3 घंटे, फिर 4 घंटे, देखो क्या होता है। हमने किया ये अपने, मैं बहुत परिवर्तन लाया हूं, आपको लगता होगा परिवर्तन, मैं सोचता हूं ये आप देखिए, अपने अंदर देखिए। या और इससे बड़ी बात बताऊं, आप अपने दोस्त से जब मिलते हो, साथ साथ रहते हो, तो 1 घंटे प्रण कर लो मैं झूठ नहीं बोलूंगा, ये बहुत मुश्किल काम है। या खाली ये सोच लो मैं मोबाइल पे झूठ नहीं बोलूंगा, ये उससे कठिन काम है। Am I right or not? मैं गलत कह रहा हूं क्या? मुश्किल होगा ना? मुश्किल है ये। तो आप कैसे उम्मीद करेंगे? ऑफिसर बनेंगे, आप ऑनेस्टली काम करिए, सब कुछ हो जाएगा। यही नाम राज्य है। यही एथिकल बातें शिक्षा इसलिए पढ़ाई जाती है कि शिक्षित होने का मतलब कि नैतिकता आप कितनी डेवलप हुई है आपके अंदर, भ्रष्टाचार कितना निकाला गया है, गलत फहमियां कितनी निकाली गई हैं, आपके माइंड से गार्बेज गंदगी कितनी निकाली गई है, जो किसी तरह की हो, चाहे राजनीतिक हो, सामाजिक हो, सांप्रदायिक हो, सब तरह की गंदगी कितनी निकाली गई है, और कितनी अच्छी क्वालिटी, अच्छे गुण आपने प्रवेश किए, यही शिक्षा है। इसलिए न्याय पंचायत को कार्य दिए गए हैं कि न्याय पंचायत को हम उम्मीद करेंगे कि जो भी 3-4 गांव की न्याय पंचायत है, जो कार्य करेगी, सही के अलावा कुछ नहीं करेगी। गॉट इट? चलिए नेक्स्ट पॉइंट है इसका कि प्राथमिक पाठशालाओं का इंतजाम करना, ये भी है, इसमें ज्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है, कि जो प्राइमरी स्कूल्स हैं उसका इंतजाम करना। दूसरा, अखाड़े और खेल कूद के मैदानों का इंतजाम करना। पहले क्या होता था, अभी भी होता है, जैसे आज का अमर उजाला पढ़ोगे, विनीता फोगाट का नाम सुना है? किस चीज के लिए है? पहलवान, इसलिए मैंने अखाड़े का। आज का अमर उजाला पढ़ना, मैं तो बिल्कुल लेटेस्ट इंफॉर्मेशन देता हूं। वो अभी ओला उसमें हार गई थी, तो उसने कहा, मतलब सही कहा है कि आप हमेशा उम्मीद नहीं कर सकते हमसे जीतने की। दिनेशा जो भी, ठीक है। तो ये चीजें हैं कि पहले क्या था, आय के स्रोत लोगों के पहलवानी करते थे, इसीलिए आपने पढ़ाया था हमने आपके लिए क्लास में कि जो पहले प्रथम विश्व युद्ध में जबरदस्ती लोगों को हर एक परिवार के अंग्रेजों ने कह दिया था कि तुम्हें उसमें भर्ती होना है आर्मी में। ये पढ़ाया था, कहा था, उसने नहीं कहा था, किसने? लॉर्ड लिप्टन के टाइम की भी बात है ये सब। तो उसमें क्या हुआ कि जिन लोगों को युद्ध के बाद निकाल दिया गया था, ना उन्हें मुआवजा दिया गया था, ना सैलरी दी गई थी, जो बीमार थे या जिन्हें हॉस्पिटल में एडमिट थे, उन्हें भी कोई चिकित्सा सुविधा प्रदान नहीं की गई थी। इसीलिए गांधी जी ने सहयोग किया था प्रथम विश्व युद्ध में, जब 1914 में चले थे, 1915 में आए थे, उन्होंने सहयोग किया था। क्या? इसीलिए उन्हें मेडल दिया गया था, जिसे केसरे हिंद बोलते हैं, और केसरे हिंद मेडल दिया गया था, जिसे उन्होंने बाद में वापस किया उनकी अच्छी सर्विसेज के लिए प्रथम विश्व युद्ध के टाइम पे, क्योंकि उन्होंने नर्सिंग की थी। नर्सिंग मतलब देखभाल की थी लोगों की। और जब देखा कि जो हमें वायदा किया गया था आत्मनिर्णय का, कि सेल्फ डिसीजन मेकिंग पावर जब नहीं दी गई थी, तब 1920 में उन्होंने सहयोग के बाद असहयोग आंदोलन शुरू किया था। तो असहयोग आंदोलन सुनने के लिए सहयोग आंदोलन आपको जरूर पता होना चाहिए, नॉन वायलेंट बनने के लिए सत्याग्रह पता होना चाहिए। जैसे शब्द आया था कल, आई वॉज टेकिंग बाय के भाई गांधी जी ने कहा था ट्रूथ इज गॉड या गॉड इज ट्रूथ, क्या कहा था? ट्रूथ इज गॉड। गॉड इज ट्रूथ क्यों नहीं कहा? गॉड इज ट्रूथ, ईश्वर सत्य है ना, या सत्य ईश्वर है? सत्य ईश्वर है, ये कहा था। लेकिन गॉड इज ट्रूथ ये क्यों नहीं कहा? ईश्वर भी तो सत्य है। क्योंकि सर सत्य बोलने से ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। यही प्रॉब्लम है हमारी फिलॉसफी, हमारी नहीं, एक्चुअल फिलॉसफी नहीं पढ़ते हैं, उन्होंने इसलिए कहा। आज सुनो, ये समझ गए? यही सब ये एग्री कर रहे हैं, और कोई पॉइंट है तो बता दो, और कोई कारण है? क्यों? मैं बताता हूं क्यों कहा।
जब उन्होंने पहले यही कहा था गॉड इज ट्रुथ, लेकिन कुछ लोग नास्तिक थे जो ईश्वर में विश्वास नहीं करते थे, तब उन्होंने इसे चेंज किया कि इसे आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। ये है फिलॉसफी, बेसिक कंसेप्ट पता होना चाहिए। उन्होंने कहा कि गॉड इज ट्रुथ, जैसे मैं बहुत बड़ा नाम ले रहा हूं, पेरियार, ईडियार पेरियार का नाम सुना होगा, साउथ की महान हस्ती, उसमें उन्होंने एथीस्ट थे। मैं भगवत सिंह की बात कर रहा हूं, एथीस्ट, मैं नास्तिक की हूं। अब वो गॉड को मानते ही नहीं तो गॉड इज ट्रुथ कैसे हो जाएगा? दैट वाज द मेन रीजन कि उन्होंने कहा था कि ट्रुथ इज गॉड, इसे तो कोई नहीं, इसीलिए मैंने कहा सत्य की जो बात कही थी, परिभाषा भी दी थी कि सत्य पे चलिए, देखिए कितने आपका, खुद को देख लो, एक दिन करके देख लो कि सत्य बोल दो। तो ये कंसेप्ट, अगर आपने ये जवाब दे दिया आईएएस में, अगर मान लो ये क्वेश्चन में पूछता, तो इसका मतलब क्या है? आपने गांधी जी को पढ़ा है, हर साल 2 अक्टूबर मनाते हो, लेकिन गांधी जी की फिलॉसफी नहीं पढ़ी आपने। 1983 में बनी थी। चलो नेक्स्ट, कब बनी थी? चलो बात नहीं, हाँ नेक्स्ट। तो ये सब चीज थी। इसके आय के स्रोत क्या लिख लिए? द सोर्सेज ऑफ इनकम, न्याय पंचायत के आय के स्रोत। टाइम बता देना है, अरे बहुत टाइम। सोर्स ऑफ इनकम, सॉरी सोर्सेज ऑफ इनकम, सही चल रहा है मतलब मेरी स्पीड है ना, मैं सोच रहा था कवर करूंगा मैक्स में। लिखिए नंबर 1, आप समझ लीजिए इससे पहले क्या होता है। पहली इनकम है जो स्टेट गवर्नमेंट है, राज्य सरकार, वो जिला परिषदों को या जिला बोर्ड से होते हैं, जिला डिस्ट्रिक्ट बोर्ड समझते हैं ना, जैसे अभी आप जिसका फायदा उठा रहे हो पूरा जिला समाज कल्याण के थ्रू आईएएस का जो कोचिंग चल रहा है, ये कहाँ से आ रहा है पैसा? राज्य से, स्टेट गवर्नमेंट दे रही है ना, दे रही है ना। तो जो पैसा हो रहा है पूरा फायदा उठा रहे हो तो ये जो पैसा राज्य सरकार देती है बोर्ड्स के लिए, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की बात होती है, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड कहलाता है। वो पैसा गांव में भी जाता है और शहर में भी जाता है। एक तो इनकम बोर्ड पे, आप नोट कर लो आप, इसका लिखो आप, राज्य सरकार द्वारा जिला परिषदों को प्राप्त आय, प्राप्त अनुदान, ग्रांट्स। अब ये फायदा हुआ, पूरा काम निपटा के आने से कि डिस्टर्बेंस नहीं हुआ। अब हम आते यहाँ बीच में आ जाते तो डिस्टर्बेंस होता नहीं, फार्म वार्म सब क्लियर करके आए, कोई आया नहीं ना बीच में। अच्छा, एक तो ये है, समझ गए? ये एग्जांपल दे दिए, ज़्यादा बड़ा एग्जांपल देने की जरूरत। सेकंड पॉइंट, राज्य सरकार ने तो दे दिया अनुदान, फ्री में थोड़ी दिया है, आपके ऊपर कुछ टैक्सेस लगाए गए थे, वो टैक्स जो इनकम होती है उस इनकम में से देती है। तो ये है कि राज्य द्वारा लगाए गए करों, लिख दीजिए, अच्छा, राज्य सरकार द्वारा लगाए गए या स्वीकृत जो भी लगाए गए करों से प्राप्त आय, जैसे हाउस टैक्स, भवन कर, यात्रा कर, जैसे होते हैं ना रोड आरटीओ वगैरह जो लेते हैं, वो सब स्टेट में ही आता है। चुंगी कई जगह होती है, रोड पे भी होती है और नदियों के पुल पे भी चुंगी होती है, नदियाँ क्रॉस करने के लिए पुल जो होते हैं, ये सब है। और स्टेट हाईवे, 2 तरह के हाईवे होते हैं, एक नेशनल हाईवे, एक राष्ट्रीय राजमार्ग और एक राजकीय राजमार्ग, राज्य स्तरीय। तो उनसे भी जो इनकम होती है वो, क्योंकि कई गांवों को क्रॉस करते जाते हैं ना राजकीय और वो राष्ट्रीय और राजकीय मार्ग, तो उनसे जो इनकम होती है वो सब ये इनके स्रोत हैं। ठीक है, अब इनके ऊपर ये सब स्रोत हो गए। अब है स्टेट का कंट्रोल, क्या? कंट्रोल ऑफ स्टेट, राज्य का नियंत्रण क्या होता है, इनके ऊपर नियंत्रण क्या क्या है राज्य का।
एक तो ये है, अगर कोई भी न्याय पंचायत अपने कार्य करने में, चाहे वो प्रशासनिक हो, चाहे न्यायिक हो या सामाजिक और आर्थिक से संबंधित हो, वो जितना पैसा दिया गया, मान लो सड़कों के लिए दिया गया, जलाशय के लिए दिया गया, नहर के लिए दिया गया, प्राइमरी स्कूल के लिए दिया गया, शिक्षा, जब ये चीज लिखा करो, लिखने का तरीका बता दूं मेंस के लिए, तो उसमें मैंने बताया ना, एक शैक्षिक देखो, सांस्कृतिक देखो, राजनीतिक देखो, प्रशासनिक देखो, सामाजिक देखो, आर्थिक देखो, ये सब चीजें जब दिमाग में एक बार कंसेप्ट बन गया तो कोई भी चीज लिखने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। कई क्वेश्चन आपको ऐसे हो जाएंगे। मैं 2-3 बातें इंपॉर्टेंट बताता रहता हूँ, जैसे ऐसे की बुक खरीदना, जैसे ये कंसेप्ट आपके दिमाग में बैठेगा किसी भी चीज के लिए, और जब आप जीएस थोड़ा सा पढ़ोगे तो और बहुत सी नॉलेज बढ़ जाएगी आपको। जैसे पंचायत राज सिस्टम का निबंध मिल जाएगा, हम जो पढ़ा रहे हैं एकेडमिक, उससे बहुत सी चीजें नई नई आपको मिल जाएंगी जो हम हो सकते हैं, बता देंगे। हाँ ठीक है, थोड़ा सा हमें भी 2-4 दिन और है, ये सांस ले रहे हैं अच्छी तरह से, आजकल सांस नहीं ले पा रहे हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको पता होना चाहिए, थोड़ा सा नॉलेज में होना चाहिए कि ये सब चीजें अगर पता है कि सामाजिक आर्थिक क्या क्या प्रॉब्लम है, तो इसमें ये कहा गया है अगर कोई न्याय पंचायत अपना कार्य करने में असफल रहती है तो उसे भंग किया जा सकता है। ये पहला पॉइंट है, ये कंट्रोल है राज्य सरकार का। कोई भी न्याय पंचायत यदि ऐसे लिख दो, सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक, सांस्कृतिक या राज्य के द्वारा दिया हुआ कार्य, ये भी लिख सकते हो, है ना, सरकारी मार्गों से संबंधित हो सकता है, किसी से भी। आपने देखो अगर राजकीय मार्ग होते हैं, उन्हें किसानों की जमीन चली जाती है तो उन्हें मुआवजा मिलता है, मिलता नहीं? तो इनसे संबंधित कोई कार्य करने में यदि असफल होती है तो उसे भंग कर दिया जाता है उस न्याय पंचायत को, ठीक। ये कंट्रोल है उनका। दूसरा है कि इन सब के अलावा जो लिखित में है, उनके अलावा यदि कोई कार्य दिया जाता है, इसे कहते हैं ऑर्डर ऑफ स्टेट, सरकारी आज्ञाएं दी जाती हैं और वो करने में असफल रहती है। जैसे कल को लेखपाल नहीं है, उन्होंने कह दिया कि अपने अपने ग्राम सभा से जितने भी लोग हैं आप 18 साल के ऊपर की लिस्ट दीजिए, उनका नाम, उनके पिता का नाम, उनकी शैक्षिक आयु, ये सब दीजिए। क्या होगा, ऑटोमेटिक रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, काय के लिए, डेमोक्रेसी को मजबूत करने के लिए और उन्हें नामावली में नाम लिखने के लिए। तो ये न्याय पंचायत मना नहीं कर सकती। न्याय पंचायत कैसे करेगी मालूम है, क्योंकि हर ग्राम सभा के मेंबर उसमें हैं और अपने अपने गांव से देंगे पूरी डिटेल। तो यदि इसके लिए कहें कि यदि राज्य सरकार कोई भी आदेश न्याय पंचायत को पारित करती है, वो न्याय पंचायत को देती है, तो उसे आज्ञा का पालन करना पड़ेगा, नहीं करेगी तो भंग। ये कंट्रोल का साधन है, नियंत्रण का साधन है, ठीक। एक और पॉइंट है कि जो पूरा लेखा जोखा है ग्राम पंचायत को, चाहे वो पैसा दिया गया हो शैक्षिक क्षेत्र में, इसलिए रिपीट कर रहा हूँ, माइंड में, चाहे शिक्षा के लिए दिया गया हो या उस क्षेत्र के सिंचाई के साधन के लिए, जल मार्ग के लिए, जल मार्ग के लिए या मत्स्य पालन, जो भी दिया हुआ है लेखा जोखा न्याय पंचायत को, उसका पूरे साल का लेखा जोखा किसी भी अधिकारी को भेजकर, जैसे आपने सुना होगा लोअर पीसीएस में, सबऑर्डिनेट सर्विसेज में ऑडिटर होता है ऑडिटर पोस्ट है, तो जो सीडीओ तक जाता है लास्ट जो होता है, तो ऑडिटर के थ्रू हर न्याय पंचायत का ऑडिट करा सकती है कभी भी, पिछले साल का, ठीक है। तो ये भी कंट्रोल है। 3 कंट्रोल हो गए। कैसे कंट्रोल करती है, आर्थिक कंट्रोल, जबकि आर्थिक चीजें किससे रिलेटेड है, सामाजिक कंट्रोल से। समाज के कार्य के लिए तो अर्थ दिया था, पैसा किसे दिया था, सामाजिक कार्य के लिए, तो उसने कैसे कंट्रोल किया, इस तरह से कंट्रोल किया। उसके अलावा एक दूसरा है कि जितना भी बजट पंचायत को दिया गया है वो प्लस अगर जो सरपंच है उसने कोई ऐसा फैसला किया है जिससे जिलाधीश को, सीधा जिलाधीश को लगता है कि ये अन्याय हुआ है, कोई प्रॉब्लम, सब रख दिया है,
जी अगर उसे लगता है तो वो सरपंच को भी वहाँ से हटा सकता है। अगर कोई निर्णय उसने, जैसे मैंने बताया ना, पड़ोसी का फेवर कर दिया हो, अपने गांव वाले का फेवर कर दिया हो। सरपंच किसी ना किसी गांव का ही तो होगा, क्योंकि ग्राम सभा से ही चुना गया है ना, कार्यकारिणी के अलावा उसी में से। तो वो उसने अगर फेवर कर दिया तो वो जिलाधीश जब चाहे तो उसे हटा सकता है। और उस सरपंच को अगर मान लो सरपंच चुना भी गया है, एक और पॉइंट इसमें थोड़ा मॉडिफाई कर लीजिएगा कि अगर चुन लिया गया है और अगर उसके खिलाफ कोई रिपोर्ट पहुंच जाती है जिलाधिकारी को, तो उस सरपंच को जिलाधिकारी अस्वीकृत कर सकता है। अब अपने शब्दों में देखिए, समझ में आया नहीं? अगर कोई सरपंच चुन लिया गया और कुछ रिपोर्ट्स ऐसी आई कि साहब, या उसके सामने हिम्मत नहीं हुई किसी की कहने की, ये तो सारे इतने का दमन कर चुके हैं, लेकिन हिम्मत इसलिए नहीं है क्योंकि माइट इज राइट, जिसकी लाठी उसकी भैंस इंग्लिश में, तो वो उसने नहीं कह पाए, लेकिन इनडायरेक्ट रिपोर्ट मिल गई कि ऐसे ऐसे गलत चुनाव हुआ है, तो उस सरपंच को कह देगा नो, यू आर नॉट फिट फॉर दैट पोस्ट। आप एक क्वेश्चन ये है कि ग्राम पंचायत आपने बताया कि अनऑफिशियल है, मतलब कार्यकारिणी, ये न्याय पंचायत की बात हो रही है। जी सर, मैंने ये कहा कि ग्राम पंचायत, देखिए ग्राम सभा में से ग्राम पंचायत चुनी जाती है, वो कार्यकारिणी अलग हो गई। ये हम बात कर रहे हैं उसी टाइम 5 पदाधिकारी वहीं से ग्राम सभा से जो ग्राम पंचायत में नहीं है, उनको चुन के न्याय पंचायत में भेजा जाता है। अब पूछिए। लेकिन सर जिलाधीश सरपंच को हटा सकता है और सरपंच ग्राम पंचायत के हेड में आता है। आपने हम न्याय पंचायत की बात कर रहे हैं, ग्राम पंचायत अलग हो गई। सर मेरा क्वेश्चन इससे है कि जैसे आपने सरपंच, ये इस सरपंच की बात हो रही, न्याय पंचायत के सरपंच की। मैंने इसलिए बाइफरकेट शुरू में इसलिए पूरा डिटेल बताई थी कि मिक्सअप ना हो जाए, पूरी कोशिश की, ठीक है? वो अलग चीजों को उसे माइंड से बिल्कुल साइड से रख दीजिए। समझ में आया नहीं? क्लियर हुआ? वो चीज अलग हो गई। अब हम, वो तो एक गांव की हो गई ना ग्राम पंचायत, हम कई गांव की उससे न्याय पंचायत की बात कर रहे हैं। ये बड़ा कंफ्यूजन रहता है, इसलिए मुझे थोड़ा सा तैयारी करना पड़ी कि कैसे बच्चों को कंफ्यूजन ना हो, बस ये है। ठीक, क्लियर है? डाउट हो है? क्लियर है ना? हाँ। इसमें आया अगला हेडिंग है पंचायत समिति, या ये फिनिश ग्राम न्याय पंचायत। अब ब्लॉक पंचायत पर है, इसे कहते हैं पंचायत समिति। या ब्लॉक पंचायत भी कहते हैं। और इसे एक और ब्लॉक को खंड, जैसे खंड विकास अधिकारी होता है, बीडीओ दोनों अलग, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर एंड ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। ठीक है, हमने अभी तक ग्रामीण बात करी, ग्राम के बाद थोड़ा सा शहर में आ जाते हैं, मतलब ब्लॉक लेवल पर। एक ब्लॉक में 60, 65, 70 गांव होते हैं। अब तक हमने एक गांव की बात की, फिर कई गांवों की बात की, अब बहुत से गांवों की बात कर रहे हैं। पहले एक गांव, कुछ गांव और बहुत से गांव। ठीक है, एक ब्लॉक में खंड। आप प्रेशर में मत रहो, रिलैक्स फील करो जरा। मुझे लगता है हम लोग प्रेशर में हो, बिल्कुल अटेंटिव होकर बैठे हो, रिलैक्स फील करो। ठीक है, ब्लॉक, एक ब्लॉक में बहुत सी ग्राम सभाएं होती हैं। अब न्याय पंचायत हो जाओ, वो दोनों हो गया। एक ब्लॉक में बहुत सी ग्राम सभाएं होती हैं, बहुत सी का मतलब 50, 60, 70। अब आप देखना घर जाके कि आपका एक ब्लॉक में कितनी कितनी ग्राम सभाएं हैं, और ये भी चेक करना कि हमारे शाहजहाँपुर में सबसे बड़ी पंचायत समिति या ब्लॉक कौन सा है, कितने गांव हैं। क्या हुआ मालूम है किसी को? क्या है? उनसे उधर क्या देखते हो? अब तुम्हें अकेले बिठाया करेंगे तो हमेशा पार्टनर से ज्यादा पूछते रहते। पता है किसी को अंदाज? जलालाबाद ही है, फिर भी मुझे जहां तक मैंने पेपर में पढ़ा है, मैंने ऑफिशियली नहीं बता रहा हूँ। क्या बोला जाता है? उपजिला।
आप उसे जिला बनवा के ही रहोगे, जैसे चंदौसी बन गया, संभल बन गया, एक ही जिले में मुरादाबाद से, है ना? मानोगे नहीं और उसका नाम रखवा दोगे परशुराम। प्रयासरत रही थी। जब मैं यहाँ पर आया था तो मुझे GF कॉलेज नहीं पता था, आरंभ में मोहल्ले भी बहुत नहीं पता था। अब समझ लो मैंने पढ़ाई के साथ साथ थोड़ी सी जानकारी ली, इसलिए पढ़ाने के योग्य। बरेली का मैं गांव बता दूंगा, हर एक कौन सा किस क्षेत्र में है, विधानसभा क्षेत्र बता दूंगा, 9 किस ब्लॉक में है, वो सब रटा हुआ है। मैं चाहता हूँ कि इसलिए बता रहा हूँ कि PCS की जब तैयारी की थी ये सब उंगलियों पे होना चाहिए, नगर पालिका, ये सब चीज़ें, कौन सा जिला है, ये सब चीज़, ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है। उस क्षेत्र की विशेषताएं पता हो, क्या किसके लिए फेमस है वो सब पता हो। जैसे हमारा पूरा क्षेत्र अह क्षेत्र कहलाता है, जिसमें पांडव वहाँ पर रहे थे रामनगर में, पूरी उसके हम 9th-10th में थे, तो वहाँ पे जहाँ पर रहे थे वहाँ के भी फोटो हम पे उस वक्त वो चलते ना कैमरा, वो सब रखे हुए। तो ये सब चीज़ें आप करिए। कल परसों एक आंध्र प्रदेश में जितने भी नेशनल मार्टायर्स थे, शहीद लोग थे, उनकी एग्जीबिशन लगी, वो शाहजहाँपुर के ऊपर बहुत काम किया वो उन्होंने। तो वहाँ पे डायरेक्ट मेरे पास वो फ़ोटो आए थे। हमने उनसे कहा है कि हम भी एक एग्जीबिशन शाहजहाँपुर में कराएंगे। मैं कराना चाहता हूँ, ये सब चीज़ें हैं माइंड में, जब फ्री मिले तो आपको बहुत सी जानकारी GS की बहुत मिल जाएगी आपको। अब थोड़ा सा यही होता, उन्होंने कहा वेन एवर यू फील फ्री यू कैन कॉल मी, लेकिन रात क्या अब ये था, एडमिशन था, कुछ ना कुछ तो हिस्ट्री हमने भी 2 बार पढ़ी है, तब पढ़ाते आते हैं, ऐसे हम खड़े हो नहीं होते हैं। तो थोड़ा सा लेटेस्ट ही हम शाहजहाँपुर के लिए क्या कर सकते हैं। मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पर मेरी जन्मस्थली ना हो, लेकिन कर्मस्थली है। मैं सोचता हूँ कि आप लोगों को जितना दे जाऊँगा, वही कहते हैं अगर यदि मनुष्य मरने के बाद भी जीवित रहना चाहता है तो कुछ समाज को देखा जाएगा तो उसके चर्चे होते रहेंगे, वो जीवित रहेगा। ये है, तो ये मेरा मेन मोटो है कि हाँ आप लोग सब लोग सेलेक्ट भी हों और कोशिश पूरी रहेगी। अभी तो शुरुआत है, अपना सब्जेक्ट आप पढ़िए कि जितना भी मैं दे सकता हूँ जरूर दूंगा, अवश्य दूंगा, ये मेरा प्रॉमिस भी है एक गुरु के नाते, ये ध्यान रखिएगा। कहीं किसी पॉइंट पे चाहे साइंस कैसा भी सब्जेक्ट हो, यू आर ऑलवेज वेलकम। जितनी मुझे नॉलेज है मैं आपको हमेशा ट्रांसफर करूँगा, ये मेरा उद्देश्य है। कमिंग टू पंचायती राज सिस्टम में हो गया, चलिए ये कर दे, बंद करिए हैं।